आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे 9 बड़ी खबर और आपको दिखाएंगे 16 जनवरी को वैक्सीन डे के लिए किस तरह की तैयारियां हो चुकी है देश में, और संक्रांति पर राम मंदिर के लिए अनूठी पहल, और अमेरिका में कैसे बढ़ गई है डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल। आज मकर संक्रांति है और 16 जनवरी से देश में वैक्सीन क्रांति भी शुरू हो रही है। यानी अगले 48 घंटे बाद भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। वैक्सीनेशन की इस क्रांति में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हर गुजरते पल के साथ भारत अपने सिस्टम को कस रहा है, दुरुस्त कर रहा है, जांच रहा है, परख कर रहा है। 16 तारीख से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है। देश के लगभग हर राज्य में वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। अब राज्य पंचायत स्तर तक वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और केरल के ज्यादातर सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंच गई है। आज 14 जनवरी को पुणे और हैदराबाद से दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के बाकी सेंटर्स पर भी वैक्सीन पहुंच जाएगी। अभियान के पहले दिन देश भर में 2934 जगहों पर लगभग 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। राज्यों को कहा गया है कि किसी भी केंद्र पर हर दिन प्रत्येक सत्र में 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन न लगाई जाए। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ऐप के लॉन्च के साथ करेंगे। इस ऐप पर ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन, वैक्सीनेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का पूरा इंतजाम होगा। कोविन ऐप पर ही पूरी जानकारी डालकर अपना नाम रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आइडेंटिटी कार्ड जरूरी होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन के लिए समय और तारीख के बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी। आधार कार्ड की मदद से लाभार्थियों की पहचान होगी और इस ऐप के जरिए ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको दूसरी डोज भी वक्त पर मिले। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि वैक्सीनेशन का रियल टाइम डेटा कोविन ऐप पर अपलोड होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कोई लैप्स हुआ, कोई दिक्कत हुई तो फिर पूरे मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जा रहा है। अब तो बस 16 तारीख के उस पल का इंतजार है जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। पूरे देश में वैक्सीन को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बंगाल में एक भीड़ ने वैक्सीन वाली गाड़ी का रास्ता रोक दिया। बर्दवान में भीड़ में वैक्सीन की गाड़ी फंस गई। जमीयत उलेमा हिंद की रैली थी। अचानक आपस में बवाल हुआ, हंगामा हुआ, जाम लग गया और वैक्सीन वाली ये गाड़ी फंस गई। न पुलिस की चली, न वैक्सीन के साथ चलने वाले एस्कॉर्ट की। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल चीफ और ममता के मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी ने बर्दवान में जमीयत की रैली बुलाई थी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में जमीयत के समर्थक जुटे थे। कृषि कानून के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन भाषण के बीच में ही किसी बात पर मंत्री जी के समर्थक आपस में भिड़ गए। बवाल बढ़ गया और नतीजा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान पुलिस के एस्कॉर्ट में वैक्सीन की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, लेकिन भीड़ के आगे बेबस हो गई। सुबह 10 से 12:30 के बीच ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया था। मेरे बाईं ओर मंच बनाया गया था और 2.5 घंटे रास्ता ब्लॉक करने का असर ये हुआ कि जो वैक्सीनेशन की गाड़ी कलकत्ता से बांकुरा जाने वाली थी, वो गाड़ी यहाँ से नहीं जा पाई और लगभग 20 से 25 किलोमीटर घूम के उस गाड़ी को जाना पड़ा। वैक्सीन की गाड़ी जब 1 घंटे तक फंसी रही तो पुलिस ने मंत्री जी से बात की। उन्हें अपने समर्थकों से कोरोना की वैक्सीन की गाड़ी को रास्ता देने की अपील की गई। আমরা আলোচনা করে বোঝাতে চেয়েছি যে আন্দোলনটা কেন, রাস্তা অবরোধটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এই আইনটা সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে। বুঝতে পারছেন না? পারছেন? बात वैक्सीन की थी, हजारों जिंदगी की थी। मजबूरी में पुलिस ने नेशनल हाईवे छोड़कर एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता 25 किलोमीटर लंबा था। मजबूरी में वैक्सीन की गाड़ी को 25 किलोमीटर तक दूसरे रास्तों पर घुमाना पड़ा। देश में कोरोना के आंकड़े 8 महीने के न्यूनतम स्तर पर हैं, लेकिन बर्ड फ्लू का कहर 10 राज्यों में देखा जा रहा है। हालांकि पक्षियों से इंसानों में इसके फैलने का जोखिम कम है, लेकिन कई राज्यों ने एहतियातन सख्त आदेश जारी किए हैं।
जयपुर में आप कबूतरों को दाना नहीं खिला सकते। मध्य प्रदेश में मशहूर ककड़नाथ मुर्गों को किसान खुद ही मार रहे हैं। दिल्ली के 2 नगर निगमों ने चिकन और अंडों की बिक्री और उपभोग पर पाबंदी लगा दी है। ये असर है देश के 10 राज्यों में तेजी से फैल चुके बर्ड फ्लू के खौफ का। जिस जयपुर के चौक चौराहे कबूतरों से गुलजार रहते थे, वहाँ प्रशासन ने प्राइवेट गार्ड तैनात कर दिए हैं ताकि कोई इन्हें दाना न डाले। उसी तरह दिल्ली में सैकड़ों पक्षियों की मौत के बाद सारे रेस्टोरेंट्स को आगाह कर दिया गया है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल फिलहाल रोक दें। उधर मध्य प्रदेश के ककड़नाथ मुर्गों की आफत कुछ और है। हालांकि सरकार ने इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन राज्य के झाबुआ इलाके में ककड़नाथ मुर्गों पर बर्ड फ्लू का असर ज्यादा दिख रहा है। ये मुर्गे आम मुर्गों के मुकाबले बड़े और ताकतवर होते हैं, लेकिन बीमारी के चपेट में कई मुर्गों की मौत के बाद किसानों में खौफ है, वो खुद ही इन्हें मारकर दफना रहे हैं। हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलर्ट में पक्षियों से इंसान में इसके फैलने का कोई जिक्र नहीं। पोल्ट्री उत्पादों को सावधानी के साथ इस्तेमाल करने की छूट है, लेकिन देश में बढ़ती बीमारी की वजह से निगरानी बढ़ा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग चलाया जाएगा। इस प्रस्ताव पर अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन की मोहर के बाद ट्रंप के खिलाफ एक्शन का रास्ता साफ हो गया है। The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. कैपिटल हिल में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को जिम्मेदार मानते हुए आज तड़के अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पास कर दिया। ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के 10 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की। महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में कुल 232 वोट पड़े, जबकि 197 सांसदों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 222 डेमोक्रेट और 10 रिपब्लिकन सांसदों ने वोट दिया, जबकि ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के 197 सांसद उनके साथ खड़े रहे। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस वोटिंग का मतलब क्या है और इससे ट्रंप पर क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने महाभियोग प्रस्ताव पास कर दिया है। अब हाउस के उच्च सदन सीनेट को भी प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास करना होगा। सीनेट में बहुमत के नेता मिथ मैकोनेल महाभियोग के पक्ष में हैं। सीनेट की बैठक नए राष्ट्रपति के शपथ लेने से पहले शुरू नहीं हो सकती। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के बचे हुए दिनों में उन पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से 25वें संविधान संशोधन को लागू करके ट्रंप की शक्तियां छीनने की अपील की थी, लेकिन पेंस ने उनकी बात नहीं मानी। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन महाभियोग की बात पर खुद को ये कहकर अलग कर चुके हैं कि यह फैसला कांग्रेस को लेना है। कुल मिलाकर ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। आज से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का महाअभियान की शुरुआत हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट पूरे देश में कूपन के जरिए चंदा जमा करने का काम शुरू कर रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए फैसला सुनाया था। इसके करीब 9 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था और अब इस शिलान्यास के करीब 5 महीने बाद आज से मंदिर निर्माण को गति देने के लिए चंदा अभियान का मेगा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आज के इस महाअभियान की शुरुआत के साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज से चंदा जमा किया जाएगा। पूरे देश में आज से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया जाएगा। डोनेशन देने के लिए ट्रस्ट की तरफ से कूपन बनाए गए हैं। 10, 100 और 1000 रुपए के कूपन से डोनेशन लिए जाएंगे। भारत सरकार ने इस मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया है। इस ट्रस्ट की ओर से सारे देश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती 27 फरवरी तक कार्यकर्ता आपके घर आएंगे। 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपए के कूपन लेकर आएंगे। आज से शुरू हो रहे धन संग्रह के देशव्यापी महाअभियान के तहत 2 तरह से चंदा लिया जाएगा। इसके तहत आज से 2 चरणों में अभियान चलेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंदा जमा करने के लिए व्यापक प्लानिंग की है। चंदे के लिए ट्रस्ट की तरफ से 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन जारी हुए हैं।
वहीं 100 रुपए के 8 करोड़ कूपन जबकि 1000 रुपए के 12 लाख कूपन जारी किए गए हैं। अनुमान है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर करीब 1100 करोड़ का खर्चा आएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए जो राम भक्त ज्यादा पैसा देना चाहते हैं वो चेक और ड्राफ्ट से भी मंदिर के लिए चंदा दे सकते हैं। खास बात यह है कि चंदे की रकम पर इनकम टैक्स में 50% की छूट भी मिलेगी। एनसीबी ने मुंबई में बड़ा एक्शन किया। एनसीबी नेता नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया गया। ड्रग पेडलर से पूछताछ के बाद नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने समीर खान से करीब 8 घंटे की पूछताछ की और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर एनसीबी ने समीर को देर शाम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मुंबई से यूपी के रामपुर तक छापेमारी की जा रही है। समीर खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। समीर खान ड्रग कंज्यूम करता है या फिर सिर्फ लेन देन है उस केस में? वो अभी और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने कल प्रोड्यूस करेंगे तो आपको चार्जेस पता चल जाएगा। सर, किसी और को बांद्रा में से डिटेन किया गया है? नहीं, अभी नहीं है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। नवाब मलिक के दामाद का नाम कुरियर से ड्रग्स तस्करी की जांच के दौरान सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी ने ये कार्रवाई की। एनसीबी ने ड्रग पेडलर करण सजनानी को पिछले हफ्ते 200 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में ही नवाब मलिक के दामाद समीर खान का नाम सामने आया। इसके बाद एनसीबी ने समीर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। समीर खान कल सुबह 10 बजे दक्षिण मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स केस के एक आरोपी और समीर खान के बीच ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पता चला है। इस मामले में ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी और 2 अन्य को पिछले सप्ताह 200 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक समीर खान और करण सजनानी के बीच पैसों की बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है। ये लेन देन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसी को लेकर एनसीबी समीर खान से पूछताछ के लिए उन्हें तलब की थी, लेकिन 8 घंटे की पूछताछ के बाद भी समीर खान एनसीबी के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी सूत्रों की माने तो ड्रग्स मामले की इस पूरी जांच के दौरान समीर खान की भूमिका बेहद संदिग्ध है। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर से समीर खान की शादी हुई है। दामाद की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने नवाब मलिक से इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, उनके दामाद ड्रग कार्टेल, ड्रग लॉर्ड समीर खान, उनकी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अभी गिरफ्तारी की है। नवाब मलिक जी का मंत्रिमंडल से तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। इससे पहले एनसीबी ने मंगलवार को मुंबई से मुच्छड़ पान वाला दुकान के मालिक राम कुमार तिवारी को भी गिरफ्तार किया था। करण सजनानी का यूपी से भी लिंक जुड़ा है, जिसके बाद एनसीबी ने रामपुर में छापेमारी की। आज भी एजेंसी रामपुर में छापे मारेगी। माना जा रहा है कि रामपुर से ही गांजे की खेप मुंबई पहुंच रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना साकार होता दिख रहा है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत सेना के इस्तेमाल वाले कई साजो सामान अब देश में बनने शुरू हो गए हैं। स्वदेशी तेजस की उड़ान के साथ ये 4 तस्वीरें उस अभियान की झलक हैं, जिसके बूते भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रही है। देश में बनी राइफल पिस्टल से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट, निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन और दुश्मन के ड्रोन को नाकाम करने के लिए जबरदस्त जैमिंग सिस्टम और इसके साथ और भी बहुत कुछ। सेना ने देश में बने ऐसे साजो सामान की झलकियां 15 जनवरी को आर्मी डे से पहले दिखाई। सेना के डिफेंस और अटैक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स डीआरडीओ और कई प्राइवेट कंपनियों की मदद से डेवलप किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है ASMI पिस्टल और शक्ति नाम से बनाया हुआ ये बुलेट प्रूफ जैकेट। इंडिया में बनी हुई पहली मशीन पिस्टल है, इसका नाम अस्मी है। ये इन सर्विस 9mm एम्यूनिशन फायर करती है। हथियार का कुल वजन, इस वर्जन का वजन 1.8 kg है। इस हथियार की बट फोल्ड होकर ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। हथियार में ऊपर की तरफ पूरी लेंथ की पिकेटिंग रेल है, जिसकी वजह से दुनिया में मौजूद सारी स्कोप्स, एसेसरीज को इस हथियार पर लगाया जा सकता है। ये लेवल 3+ और लेवल 4 2 वेरिएंट में पाया जाता है, में बनाया गया है। लेवल 3+ का जो वेरिएंट है वो AK-47 के राउंड को रोक सकता है। लेवल 4 का जो वेरिएंट है वो स्नाइपर के राउंड को रोक सकता है किसी भी दिशा से। और ये पहला आर्मर ऐसा है दुनिया का जो कि फ्लेक्सिबल है। देश में निर्मित
इन तमाम सैनिक साजो सामान के विशेष झांकी इस साल के गणतंत्र दिवस पर दिखाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मिली सुरंग के साथ पाकिस्तान की नई साजिश का भंडाफोड़ हुआ। इस सुरंग के जरिए पाकिस्तान की तैयारी थी कश्मीर में आतंकियों की नई खेप घुसपैठ कराने की। बीएसएफ के लिए सुरंग से ज्यादा चौंकाने वाली बात थी इसे बनाने में पाकिस्तानी सीमेंट का इस्तेमाल। ये वो सबूत था जिससे पाकिस्तान की पूरी साजिश की परतें खुलती चली गई। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ को मिली ये नवी सुरंग है। पिछले 4-5 महीने में हमने 3-4 टनल जो है प्रोजेक्ट करी है कुछ सांबा एरिया में, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी मिली है। ये टनल करीब 150 मीटर लंबी टनल है। इस पूरे इलाके में बीएसएफ सुरंगों का पता लगाने के लिए खास अभियान चला रही है। बुधवार को ऐसे ही एक गश्ती दल को कठुआ जिले के बोबिया गांव के पास इस सुरंग के सुराग मिले। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पारा 0 से 20 डिग्री नीचे चला गया है। पिछले एक दशक में इतनी बर्फबारी और उसके बाद इतनी ठंड नहीं दिखी थी, न कश्मीर में, न हिमाचल में और श्रीगंगानगर जैसे रेगिस्तानी इलाके में, जहां तापमान हर दिन गिरावट का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का अंदाजा जमी हुई डल झील से लगाया जाता है। यूं तो ये झील हर साल कुछ दिनों के लिए जम जाती है, लेकिन इस बार 9 साल में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है। घाटी में बर्फबारी फिलहाल थमी है, दिन में धूप भी निकल रही है, लेकिन तेज हवाओं के साथ ठंड लोगों का जीना दुश्वार कर रही है। श्रीनगर में तापमान जहां -7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, वहीं पहलगाम में -11 डिग्री तो लेह में -16 डिग्री, सीमावर्ती करगिल में -20 डिग्री और द्रास इलाके में पारा -28 डिग्री तक पहुंच गया। कश्मीर से नीचे हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी और उसके बाद सर्दी का सितम -11 डिग्री पर कहर बरपा रहा है। राजधानी शिमला में तापमान 0 के करीब है, तो लाहौल स्पीति में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इसका असर पूरे उत्तर भारत में दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक कोल्ड डे या सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान के माउंट आबू और श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में तापमान अभी से 0 डिग्री के आसपास आ चुका है। 14 जनवरी का दिन इस सीजन के सबसे ठंडे दिन के रूप में दर्ज हो सकता है। हिमाचल के जंगल में